हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी के स्टैटिक जीके को पढ़ेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ आदि। उत्तर प्रदेश के स्टैटिक जीके का यह तीसरा क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्लास को पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित कुछ टॉपिक को देखेंगे। तो इसमें पहला जो पॉइंट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 प्रारंभ में किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? तो म्योर सेंट्रल कॉलेज, यानी जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसका नाम पहले था म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में स्थापना किया गया था। उसके बाद उसका नाम बदल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय कर दिया गया और इसका स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो नाम बदला गया ये कब किया गया था? तो 1887 ईस्वी में किया गया था। इतना आप इसे याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग निदेशालय कब बने? तो 1972 में बने। अगला पॉइंट है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी तो 1981 में। राज्य का अर्थ है जहाँ भी राज्य होगा ना वहाँ पर उत्तर प्रदेश समझेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के जीके को पढ़ रहे हैं हम लोग। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा मित्र योजना। यानी शिक्षा मित्र योजना के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं कि इनकी नियुक्ति क्यों की गई थी, किस लिए की गई थी, कब की गई थी। तो देखिए 2000 और 2001 में इनकी नियुक्ति की गई थी। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देने इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका अर्थ है कि उस समय छात्र और शिक्षक अनुपात बराबर नहीं था, शिक्षकों की भारी कमी थी। उनको पूरा करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। और इसका एक और मतलब था कि जो गांव के युवा थे उनको ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में ही शिक्षा सेवा अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू किया गया था। अगला पॉइंट है इसमें, शिक्षा मित्र योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा ही की गई थी। अगला पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बीएचयू है। अगला पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो 2001 से 2002 के बीच में किया गया था और इसका जो मोटो था, सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान। अगला पॉइंट है, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में लाई गई थी। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील योजना 1995 से चल रही है। यह 1995 में शुरू की गई थी। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, सब ये पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को सर्व शिक्षा अभियान में कब से शामिल कर लिया गया? तो 2007 से 2008 में शामिल कर लिया गया। अगला पॉइंट है, कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा कब शुरू की गई थी? तो 1998 में। अगला पॉइंट है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा तो विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के जरिए किया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों को कब से दिया जा रहा है? तो मार्च 2009 से। तो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत मार्च 2009 में की गई थी, इतना आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कृषि शोध विकास कहाँ पे स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। अगला पॉइंट है, उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था कब? तो 1989 में। ऊपर पहले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के दो राजभाषा हैं, हिंदी और उर्दू। उर्दू को बाद में तो शामिल किया गया था 1989 से, इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज है, जिसकी स्थापना 1998 में की गई थी। अगला पॉइंट है, 30 प्रदेश हिंदी संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में ही है, इसकी भी स्थापना 1976 में की गई थी। अगला पॉइंट है, कन्हैया लाल मणि कलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। उसके बाद अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ है? तो लखनऊ में, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। अगला है, उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है। अगला है, भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट है, विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, यानी जो विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगला पॉइंट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में किया गया था
और किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जगत गुरु है, जगत गुरु में है। अगला पॉइंट है, राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, जो कि जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, इसकी स्थापना। अगला पॉइंट है, भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की शुरुआत कहाँ है? कहाँ की गई है? तो प्रयागराज में की गई है और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं, जिसमें पहला है BHU वाराणसी में स्थित है, दूसरा है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, उसके बाद BRAU लखनऊ में है, AU प्रयागराज में है। इसके अलावा 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं। ये तो सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और ये विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय 2 ठो हैं। पहला है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी 2014 में जिसकी स्थापना की गई थी, और दूसरा है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में स्थित है। तो इसके साथ भी आप इसको भी याद रखेंगे। अगला इसमें पॉइंट है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो सारनाथ वाराणसी में है। अगला पॉइंट है, आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर से होता है। अगला पॉइंट है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उदन मार्तंड के संपादक पंडित जुगल किशोर निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे? तो कानपुर के निवासी थे, जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश से निकलने वाला प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार के संपादक गोविंद रघुनाथ थे। अगला पॉइंट है, प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो आगरा है, और इसका प्रकाशन पहली बार कब किया गया था? तो 1846 में। अगला पॉइंट है, हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था, तो प्रयागराज से, ये भी यूपी में ही है। अगला पॉइंट है, विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1996 से 97 के बीच में की गई थी। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त हैं। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है इसमें, उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव। जो भारत का जो वन एवं वन्य जीव का जो रिपोर्ट आता है हर 2 साल बाद, तो 2021 का ये रिपोर्ट है। उसमें जो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या है, केवल क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का जीके पढ़ रहे हैं, तो केवल हम लोग उत्तर प्रदेश का ही देखेंगे इसमें। तो नीचे दिया हुआ इसमें, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण जारी की गई है द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। ये जो रिपोर्ट है 2021 है, और इसकी ये प्रकाशित जो रिपोर्ट है 1987 से प्रकाशित हो रही है। और ये कौन सा रिपोर्ट है, कितने नंबर वाला? तो 17वीं रिपोर्ट है ये। बस आपको इतना याद रखना है, 17वीं रिपोर्ट है, क्योंकि ये कई बार पूछता है कि कौन सा रिपोर्ट है 2021 में जारी किया गया है। नहीं तो 2019 में पूछेगा तो 16वीं रिपोर्ट था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें नीचे दिया हुआ है, यह रिपोर्ट संपूर्ण भारत के वनों के प्रकार, विस्तार तथा वन संसाधनों के आकलन पर प्रस्तुत की जाती है। इसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संबंध में विशेष तथ्य नीचे दिए हुए हैं। इसमें पहला तथ्य है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल कौन सा है? तो सर्वाधिक है सोनभद्र में और सबसे कम है भदोही जिला में। अगला है, प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो यही है सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र जो 2540 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद है, प्रदेश का न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो वही भदोही हो जाएगा, ऊपर वाला भदोही 3.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है इसमें, सर्वाधिक अत्यधिक है, ये अत्यधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी में है। अगला है, सर्वाधिक मध्यम सघन व खुले वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो सोनभद्र है। अगला पॉइंट है इसमें, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिलों का क्रम प्रतिशतता के प्रतिशत के रूप में अपने जिले में जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा ये घटते क्रम में दिया हुआ है। पहले सोनभद्र, फिर चंदौली, उससे कम पीलीभीत, उसके बाद है मिर्ज़ापुर, फिर चित्रकूट में, ये घटते क्रम में दिया हुआ है। अगला है, सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है, तो ये सबसे कम दिया हुआ है ना, तो बढ़ते क्रम में है। सबसे कम है भदोही में, फिर मैनपुरी, फिर देवरिया, फिर बदायूं, फिर उससे ज़्यादा मऊ में, ये बढ़ते क्रम में है। अगला पॉइंट है इसमें,
प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जिले, इसमें प्रतिशतता नहीं है, इसमें मात्रा में बड़ा है कि मात्रा में सोनभद्र में सबसे बड़ा है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर उससे उससे घटते क्रम में है, ये घटते सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी, उससे कम मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट में। अगला पॉइंट है प्रदेश के सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, ये भी प्रतिशतता के रूप में नहीं है, ये मात्रा के रूप में भी है, क्योंकि ऊपर प्रतिशत के रूप में था कि अपने क्षेत्रफल के हिसाब से प्रतिशत में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, ये यहाँ पे मात्रा में है, सबसे कम है बढ़ते क्रम में दिया है। पहला है भदोही, दूसरा है मऊ, तीसरा है मैनपुरी, चौथा संत कबीर नगर, पांचवा देवरिया। इसके संबंधित कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं नीचे। समांतर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों का प्रकार कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला पॉइंट है प्रदेश में वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था, 1 जुलाई 2001 ईस्वी में। अगला पॉइंट है देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई थी, तो 1956 में हुई थी, उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में हुई थी, और ये लखीमपुर खीरी में स्थित है, और ये टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के रूप में बाद में इसको रिजर्व कर दिया गया। तो कब से, 1987 से टाइगर रिजर्व इसको बना दिया गया, लखीमपुर खीरी वाले दुधवा नेशनल पार्क को। अगला पॉइंट है प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जो कि चंदौली में है, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ है, तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, और ये कई जिलों को मिला के बनाया गया, क्योंकि बड़ा है ना, सबसे बड़ा है। तो देखिए मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, ये सभी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर स्थित है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अगला पॉइंट है सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर में है, 5.4 वर्ग किलोमीटर मात्र में फैला हुआ है। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है इसमें प्रमुख वन्यजीव विहार, यानी वन्यजीव विहार का नाम दिया है, उससे संबंधित स्थल का नाम दिया है कि वह वन्यजीव विहार कहाँ है, तो इसको पढ़ेंगे। पहला है इसमें किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। फतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। अगला है कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है, तो वाराणसी में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार यानी उत्तर प्रदेश राज्य का, तो नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला है पॉइंट सबसे बड़ा पक्षी विहार कहाँ है, तो लाख बाहोश पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में ही स्थित है। अगला पॉइंट है सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार, ये नाम है, ना कि पटना बिहार वाला पटना नहीं है, पटना पक्षी विहार एटा जिले में है, जो कि 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मात्र। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, तो वन्यजीव विहार ऊपर थे, ये पक्षी विहार है, उससे संबंधित स्थल का नाम है। पहला है बबीरा पक्षी विहार, तो बस्ती संत कबीर नगर में है। दूसरा है सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया जिले में है, जो कि ये सबसे पूर्वी जिला है यूपी का, इसके बाद बिहार स्टार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार गोंडा में है। सैंडी पक्षी विहार हरदोई। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत शामिल वन्यजीव संरक्षण केंद्र यानी 12 वन्यजीव विहार हैं और 13 पक्षी विहार हैं। इतना आप संख्या में भी याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है आपको। अगला पॉइंट है इसमें वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 से दिया जाता है वृक्ष बंधु पुरस्कार। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो सारनाथ वाराणसी में है। अगला पॉइंट है प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई, तो कब चलाई गई, 2012 से 2013 के बीच में। अगला पॉइंट है इसमें, अगला जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश नदी झीलें सिंचाई के साधन क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश में, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी उत्तर पश्चिम से उत्तर पश्चिम ऊपर उत्तर होता है, और इसके राइट साइड में इधर पूरब होता है, ऊपर उत्तर, इधर दक्षिण, और बाएं साइड में पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, यानी ऐसे इधर से इधर नदियों का प्रवाह होता है। अगला पॉइंट है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है कहाँ पे, तो बिजनौर में।
अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है, तो बदायूं जिला है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी पे जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है गंगा नदी पर है, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो प्रयागराज से हल्दिया तक है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके बाद है केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया, तो 2008-2009 में दिया गया। अगला पॉइंट है प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश कहाँ है सबसे पहले, मतलब उत्तर प्रदेश में, तो सहारनपुर में है। अगला पॉइंट है राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, यानी सबसे दूषित नदी कौन सी है, तो यमुना नदी है। अगला पॉइंट है रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश कहाँ होता है, तो बिजनौर यानी कालागढ़ में होता है, बिजनौर में ही होता है। अगला पॉइंट है जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो फुलहर झील पीलीभीत में है, पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है। अगला पॉइंट है शालिग्रामी व नारायणी नदी के नाम से किसको जाना जाता है, तो गंडक नदी को जाना जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर, यानी उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख नगर, किस नदी के कौन सा नगर बसा हुआ है किनारे, तो पहला है गंगा नदी के किनारे गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेरपुर, बलिया, ये सब गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। दूसरा है यमुना, इसके किनारे बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कौशाम्बी बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसा हुआ है। मंदाकिनी नदी के किनारे चित्रकूट, रामगंगा के किनारे मुरादाबाद, सई नदी के किनारे प्रतापगढ़। अगला है हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद बसा हुआ है, और सोन नदी के किनारे सोनभद्र। अगला इसमें पॉइंट है उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो नलकूप, नहर और तालाब झील कुएँ आदि हैं। अब सिंचाई किससे कितना होता है, तो नलकूप से भारत का जो 71.2% सिंचाई नलकूपों के द्वारा से होता है। दूसरा है नहर 18.2% सिंचाई करता है। उसके बाद तालाब झील कुएं से मात्र 10.1% सिंचाई कंप्लीट किया जाता है, यानी तालाब झील और कुएं से। अगला पॉइंट है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पूर्वी यमुना नहर है, जिसकी स्थापना 1830 में की गई थी। अगला पॉइंट है प्रदेश में तालाब व पोखरों से सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। अगला पॉइंट है प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ हैं, तो रायबरेली में है, और इनकी लंबाई कितनी है, 2843 किलोमीटर। अगला पॉइंट है प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है, तो ऊपरी गंगा नहर है। अगला पॉइंट है प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर प्रणाली है। अगला पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई नहर झांसी में बेतवा नदी पर स्थित है, वहाँ से निकलती है। अगला पॉइंट है हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है, तो यमुना नदी पर 5 राज्यों की संयुक्त पाली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, इसी को यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड बैराज, और इन 5 राज्यों को इनसे लाभ होता है। अगला पॉइंट है बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना कहाँ पे है, तो सोन नदी पर है। इससे लाभ होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड को। अगला पॉइंट है गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पे है, तो यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की पेयजल की समस्या की निदान इसी से होता है, गोकुल बैराज परियोजना से। अगला पॉइंट है लवकुश बैराज परियोजना कहाँ पे है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है, और कानपुर नगर को की पेयजल उपलब्ध कराता है ये लवकुश बैराज परियोजना। अगला पॉइंट है आगरा बैराज यमुना नदी पर है, और आगरा को पेयजल प्रदान करता है। अगला पॉइंट है गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप नोएडा गाजियाबाद को लाभ पहुंचता है इससे, यानी ये दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप है गंगा जल परियोजना, इससे लाभ पहुंचता है नोएडा और गाजियाबाद को। इसके बाद अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलें, और वो कहाँ पे हैं, किस जिले में है, तो रामगढ़ जो ताल है गोरखपुर में है, बखीरा झील है संत कबीर नगर में है, फुलहर झील पीलीभीत, करेला झील लखनऊ में है, औंधी ताल वाराणसी में है, लौधी ताल सुल्तानपुर में है, और सिरसी जलाशय या सिरगो जलाशय कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर में है, मोती झील या गौर झील रामपुर में है। इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा।
क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देंगे तो इसमें सब ये पूछता है। इसके बाद है बरुआ सागर या लक्ष्मी ताल, ये झील झांसी में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। दरवन झील अयोध्या में है। मदन सागर झील महोबा में है। दहर झील हरदोई में है। नौ झील मथुरा में है और शेखा झील अलीगढ़ में है। मेजा जलाशय बांध स्थित है बेलन नदी पर। अगला है अर्जुन बांध नहर अर्जुन नदी पर हमीरपुर में स्थित है। अगला है धसान नहर बेतवा नदी पर झांसी हमीरपुर में स्थित है। अगला है राजघाट बांध व नहर परियोजना बेतवा नदी यूपी और एमपी में स्थित है। यूपी और एमपी को मिलाकर ये परियोजना बनाई गई है और इसको इन दोनों को लाभ पहुंचता है। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध रिहंद नदी पर बनाया गया है, सोनभद्र में स्थित है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। इस क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।